नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश जिला ललितपुर में एक से बढ़कर एक नटवर लाल है, जिन लोगों के द्वारा करोड़ों नहीं कई अरबों खरबों की नकदी रुपयों को लूटा गया। ठगी करके लोगों को लालच देकर के धर्म के दुगुना और देवड़ा करने की लालच में फंसाया गया था। ये लोगों के द्वारा जैसे मेन ठग 420 समीर अग्रवाल जो इंदौर का है और वह बॉम्बे में रहता था और अब विदेश भाग गया है। नंबर 2 आलोक जैन ललितपुर का, तीसरा रवि तिवारी ललितपुर का, चौथा सतीश जैन ललितपुर का, पांचवा एसपी सिंह बघेल ललितपुर का, छठवां सुरेंद्र पाल सिंह ललितपुर का, सातवां हरदेव सिंह पटेल ललितपुर का, आठवां मुकेश, नवा नीरज जैन, 10वां द्वारिका प्रसाद झा, 11 रामनरेश साहू, 12वां अशोक अहिरवार के अलावा हजारों की संख्या में मुख्यालय से लेकर संपूर्ण जिले के गांवों में इन जैसे सभी एजेंट हैं। हर एक गांवों से करोड़ों रुपए आमतौर से भोली भाली जनता को अपनी बैंकों में पैसा जमा कराने के लिए प्रलोभन देकर के पहले तो एडवांटेज में जमा कराया अरबों खरबों रुपया। जब कुछ कथाकथित चुरकुट रिपोर्टरों के द्वारा हल्ला किया गया कि यह एडवांटेज कंपनी 420 ही करके लोगों को हट रही है, तब जो लोग एडवांटेज चला रहे थे वह नामदर्ज लोगों के द्वारा वह चुरकुट कथाकथित रिपोर्टरों एवं पुलिस के मुंह बंद रखने के लिए रुपया देकर एवं वह सभी की जरूरतों को पूरा कर दिया गया था। उसके बाद से हल्ला करना बंद कर दिया था सभी लोगों ने और कथाकथित रिपोर्टरों व पुलिस की मंथली बंद गई थी। उसके बाद नामदर्ज ठगों के द्वारा एडवांटेज का नाम बदलकर LUCC कर दिया गया था, जिसमें भी पूर्व की भांति लोगों से रुपया लेकर जमा किया गया। उसके बाद SSBY हुमन LJCC ये सभी बैंकें उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही थी और मध्य प्रदेश में ये सभी बैंकों के अलावा एक और नई बैंक को पुनः गठित की गई जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में खोली गई थी। जब ये सभी नामदर्ज लोग ललितपुर उत्तर प्रदेश छोड़कर भागकर जब भोपाल पहुंचे और वहां पर कई अरबों खरबों की चल अचल संपत्तियों की खरीदी करके फैलाकर संपूर्ण मध्य प्रदेश के गांवों तक अपने एजेंटों को फैला करके रुपयों की ठगी करा करके अपने अपने घर अब संपत्तियां बना रहे थे, जिस बीच में उत्तर प्रदेश अब मध्य प्रदेश में ईमानदार पुलिस अधिकारियों अब ईमानदार पत्रकार अब रिपोर्टरों के चलते ये सभी नामदर्ज लोगों के ऊपर कानूनी कार्यवाहियां की गई थी, जिसमें ललितपुर उत्तर प्रदेश कोतवाली में भी कई करोड़ों की गाड़ियां अब संपत्तियां जब्त की गई थी, जबकि आज की तारीख में कई अरबों की संपत्तियां मध्य प्रदेश भोपाल सहित उत्तर प्रदेश में है, जो पुलिस अब जिला प्रशासनों की गिरफ्त से बाहर है, जिस पर तो ललितपुर पुलिस के द्वारा आज तक कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की है और वह नामी संपत्तियों को जब्त भी नहीं किया गया है, जो ये सभी नामदर्ज लोगों के रिश्तेदार व सहयोगी लोगों के नाम पर आज भी है। और जो बजाज फाइनेंस का जो 1,17,00,000 के लगभग का जो घोटाला किया गया था लोगों के द्वारा, जिन लोगों के साथ साथ जो एक निर्दोष व्यक्ति रावण की मोहरें बनाने वाले शिवम राठौर पुत्र लक्ष्मी नारायण राठौर के ऊपर फर्जी तरीके से जो कानूनी कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया था और मृतक लक्ष्मी नारायण अब परिवार के ऊपर फर्जी तरीकों से कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की लक्ष्मी नारायण को दमे दी जा रही थी ललितपुर कोतवाली पुलिस के द्वारा। और लक्ष्मी नारायण को घर से कई बार सिविल कपड़ों में व सिविल गाड़ी पर्सनल वाहन के द्वारा उठाया गया कई बार, जिसकी CCTV कैमरों में रिकॉर्डिंग बताया गया है और लगातार नाना प्रकार से मानसिक दबाव दिया जा रहा था, जिसके चलते लक्ष्मी नारायण ने मध्य प्रदेश टीकमगढ़ में एक लॉज में जाकर के 20 सितंबर 2025 में आत्महत्या कर ली गई थी, जिस शव को पोस्टमार्टम के बाद आज दिनांक 21 सितंबर 2025 के सुबह 9 बजे लगभग करीब निज निवास रामनगर बंशीपुरा से इलाइट शमशान घाट ले जाते समय इलाइट चौराहे पर शव को रखकर के जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई गई और जिन दरोगाओं और पुलिस वालों के द्वारा निर्दोष मोहर बनाने वाले मृतक लक्ष्मी नारायण अब उसके लड़के शिवमन को झूठे केसों में फंसाने वालों के ऊपर ठोस कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर बैठे थे, जिस बीच में पुलिस के आला अधिकारियों के बावजूद SDM भी घटनास्थल इलाइट चौराहे पर 11 बजे करीब पहुंचे, जिनसे भी पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं हुआ और वह सभी लोग जिला अधिकारी को इलाइट चौराहे पर बुला करके दूध का दूध और पानी का पानी कराने की मांग पर अड़े हुए थे, जिसमें पीड़ित परिवार के साथ आम जनता का भरपूर सहयोग के चलते चारों तरफ औरतें अब आदमी रोड पर बैठे अब खड़े नजर आ रहे थे। और उसी समय 11 बजे के आसपास समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नेपाल सिंह यादव भी जाकर के शव के पास बैठकर के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में सहयोगी बनते नजर आए, जबकि ललितपुर मुख्यालय पर कई पार्टियों के वरिष्ठ नेता अब जिलाध्यक्ष है, पर वह नेता लोग एक भी नजर नहीं आए, जिसके विषय में लोगों के द्वारा खुलेआम बोला जा रहा था कि यह भाजपा सरकार है, अगर कोई भी नेता लोग पीड़ितों का सहयोग करेंगे तो वह सभी नेता लोगों पर कानूनी कार्यवाहियां हो जाएगी, जिसके डर के चलते कोई भी नेता नजर नहीं आते हैं किसी भी पार्टी के आमतौर
से पीड़ित जनता का साथ इसी डर के चलते नहीं देते हैं। पर एक नेपाल सिंह यादव है जो सपा पार्टी का जिलाध्यक्ष है। वह निडर निर्भीक निस्वार्थ नेता है जो सभी पीड़ितों के साथ हमेशा दुख दर्दों में खड़े नजर आते हैं। पर फिर भी मृतक लक्ष्मी नारायण के परिवार को न्याय नहीं मिलने की आशा नजर नहीं आते दिख रही थी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के शव को 2-2:30 बजे तक इलाई चौराहे पर रखा देखा गया था और उन सभी को कोई भी न्याय नहीं मिल पाया था। रिपोर्टिंग आरसी साहू संपादक की। आप बात रखिए, अपनी बात रखिए और सुनने के लिए आप आगे आराम से बैठिए, आप बैठिए, नाम हमारा सत्यम राठौर है। हम लक्ष्मी नारायण राठौर उनके छोटे बेटे हैं और बड़े भाई का नाम शिवम राठौर है। दिनांक 15 सितंबर 2025 की दोपहर तक न भाई को न पापा को इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी। दोपहर के वक्त पुलिस चौकी से कुछ पुलिस वाले आते हैं और बुलाते हैं कि आपको चलिए कोतवाली। पुलिस चौकी? हमारी दुकान के जस्ट बगल में पुलिस चौकी है, शहर कोतवाली ललितपुर। वहाँ पर बुलाया जाता है और इस संबंध में जानकारी ली जाती है और कहा जाता है कि आप हमें ये मोहर और ये डेट की मोहर और ये सब रजिस्ट्रार जैसा कुछ था, पिताजी ने बताया था हमें रात में, इसको आप बना के हमें दीजिए। ठीक है, पापा थोड़े घबरा गए, कोई बात नहीं। और उन्होंने भैया को भी बुलाया गया। इसके बाद भैया और पापा डर गए, कोई बात नहीं। फिर शाम को पापा और भैया रात में आए, हमें बताया इस मामले में। जो पेपर उस दरोगा ने दिया था कि जे मोहर बना के लाना है दोपहर में, उसका साइन भी है उस पर, उसने जो लिखा था वो पेपर दुकान पे रखा हुआ है। पापा हमसे बोल रहे थे। उसके बाद शाम को 9 बजे श्राद्ध में जाते हैं पापा, वहाँ उनके पास फ़ोन आता है उसी कोतवाल का जो भी हो, निरीक्षक विवेचन अधिकारी जो भी बोलते हो, कमलेश जो भी हाँ नाम बता रहे थे, कमलेश कुमार। पापा को कमलेश कुमार यादव पापा को वहाँ उन्होंने रात में 9 बजे डिटेंड किया वहाँ पर और मारपीट भी की वहाँ पर। मतलब और ऐसा बता रहे थे पापा कि ऐसी धाराओं में रखेंगे कि जीवन में तू निकल नहीं पाएगा बाहर। उसके बाद रात भर हम लोग प्रयास करते रहे कि कैसे भी मतलब इस मामले से छुटकारा मिले, जो भी गलती हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह हो गई, उसके बाद भी हम लोग प्रयासरत रहे, यहाँ से फ़ोन लगवाए, वहाँ से फ़ोन लगवाए, जो भी किया वो करते रहे हम लोग। दोपहर के बाद भैया, हम और भैया के दोस्त लोग जो भी थाने गए, वहाँ भैया को डिटेंड कर लिया और पापा को मतलब छोड़ दिया। दोस्त की फ़ोटो खींचने के बाद हाँ हम छोड़ रहे हैं पापा को, पापा को धमकी देते हुए 1-1.5 घंटे में अगर तुझे मोहर बना के नहीं लाया तो बताते हैं फिर तेरे को, किसी को नहीं छोड़ेंगे, तेरे घर भर को सबको हम ले लेंगे। और इसके साथ आप CCTV फोटोज देख सकते हैं उन्होंने डिटेंड किया कि नहीं किया। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। 15 सितंबर 2025 की रात में 9 बजे के बाद, और भैया को जब उन्होंने डिटेंड किया 16 सितंबर को दोपहर 11-12 के बीच। उससे आज आप देख सकते हैं। और कमलेश कुमार यादव ने हाँ जो भी हो, उन्होंने मारपीट भी की भाई के साथ। मतलब उनके पास कोई पेपर भी नहीं है, ना FIR में हमारा नाम है ना कुछ है। और 3 दिन से लगातार डिटेंड किए, टॉर्चर किए और भैया को डराया धमकाया। और उसके बाद फिर 17 की रात में, हाँ 17 की रात में पापा जी से हमारी बात हुई और कानूनी कार्रवाई सलाह लेने के लिए वो इलाहाबाद गए। इलाहाबाद जाने से पहले हमने उन्हीं को ट्रेन में छोड़ा था। वो बोला था कि पापा हम चल रहे साथ में, वो कह रहे नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम जा रहे हैं, वहाँ जो भी होगा हम देख के आते हैं। तो वहाँ से जो भी पिटीशन वगैरह जो भी कार्रवाई हुई हो उसके रिगार्डिंग फिर उन लोगों ने भैया की गिरफ्तारी रात 12 बजे दिखाई। 12 बजे जो भी दिखाया वो पेपर है उसमें दिखाई है उसकी गिरफ्तारी, क्योंकि जो पिछले 3 दिनों से डिटेन किए हैं और काफ़ी मतलब मानसिक प्रताड़ित किया गया। और बेवजह की मतलब दिन में मोहर बनवाई गई और फिर रात में भाई से मोहर बनवाई गई 12 बजे कि हमें मतलब अपनी केस डायरी तैयार करने के चक्कर में। और बताते हैं कि SP साहब का ऑर्डर है कि कोई भी छोटा मोटा अपराध कोई भी हो सबको उसमें
किसी को छोड़ना नहीं है, जबकि हमारा कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है और बाजार में 30-35 साल से हमारे पापा सम्मान पूर्वक काम कर रहे हैं। क्या हुआ आपके पापा जो आज टीकमगढ़ में, क्या हुआ आज क्या घटना हो गई? आज 20 तारीख 19 तारीख को हमारी रात दिन में बात हुई थी 11-12 के बीच। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। दोपहर हमारे पास 1:30 बजे के करीब फोन आता है कि आपके पिताजी गायत्री लॉज अस्पताल के सामने वहाँ पर सुसाइड कर चुके हैं। हाँ, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। पुलिस की इस ज्यादती से हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी मतलब इतना भयभीत होना पड़ा। हम भी एक रेलवे कर्मचारी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और बीटीसी वगैरह सब, मतलब इतना पता है हमें कि मतलब बिना आप वारंट के, बिना कोई कागजी कार्रवाई के, बिना किसी उच्च अधिकारी के आदेश से आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी इन लोगों ने हमें मतलब इतना डराया, धमकाया, मानसिक प्रताड़ित किया और बात भी नहीं करते थे किसी से। गाली गलौज करके ही बात करते थे कि भाग जाओ यहाँ तो तुम्हें भी धर देंगे। जब पेश किया जा रहा था उस वक्त भी धमकी दी थी कि इनके पापा को, इनके भाई को, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको हम लेके छोड़ेंगे। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जो विवेचना अधिकारी है, इसका रवैया, उसकी जो दादागिर्दी, जो गुंडागर्दी है, जो दबंगबाजी जो है ना, इसका जिम्मेदार वही है। क्योंकि जब कानून चलता ना तो हमें भी तो पता है कि हमें भाई कोर्ट में पेश होने का है। थाना कोतवाली, शहर ललितपुर। थाना कोतवाली, शहर ललितपुर। क्या नाम है उसका? उसका नाम, जो गिरफ्तारी वारंट हमारे मतलब दिया है उन्होंने पेपर, उस पर लिखा है कमलेश कुमार उप निरीक्षक। क्या चाहते हैं आप इसमें? हमारे पिताजी को वापस कर दो। वो कर पाएंगे क्या? हाथ नहीं जोड़ो बहन, हाथ नहीं जोड़ो। आप लोग देख रहे हैं पुलिस वाले भी किस तरह दादागिरी बता रहे हैं। तो हम लोग के ऊपर, हम लोग इतना समझा रहे हैं सबको, हम लोग को भी वो करो। परिवार की तरफ क्या प्रेशर रहा होगा उनका? बैठ हो गई तो ऐसी धारा में रखेंगे तो जीवन भर यही सड़ेगा। जी, आपका नाम? क्या नाम आपका जी? क्या घटना हुई, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? 15 सितंबर के दिन तक कोई जानकारी हमारे परिवार को इस मामले में थी नहीं। 15 सितंबर को दिन के समय कोतवाली से 2 लोग आते हैं और भैया को ले जाते हैं। मोहर बनवाने का प्रेशर करते हैं कि ये मोहर बना के दो। भैया डर जाते हैं, मोहर नहीं बनाते हैं। तत्पश्चात रात में हमारी 8 बजे दुकान बंद हो जाती है। इससे पहले पापा को भी बुलाया जाता है और एक पेपर थमाया जाता कि आप ये मोहर बना के लाइए। और वो पेपर हमारी दुकान पे रखा हुआ है। पापा बोल रहे थे उसने लिखा है इस पर कुछ, तो रखे रहना, तो मान लो कभी कुछ हुआ रखे रहना उसको। तो लेकिन 8 बजे तक दुकान खुली रही हमारी। वो कह रहा था हम आएंगे शाम को, लेकिन आया नहीं। वो शॉर्ट में बोलो, इतना नहीं चला पहले, शॉर्ट बोलो। तुम पूरी घटना है शॉर्ट में बता दो केवल। 15 सितंबर को रात में पापा को डिटेन कर लिया जाता है बिना कोई कागजी कार्रवाई के, बिना कोई सूचना के। उसके बाद फिर हम लोग दिन में 11 बजे करीब सब लोग मिलने जाते हैं। तो भैया को वहाँ पकड़ लिया जाता है। पापा को इस शर्त पे छोड़ा जाता है कि 1.5 घंटे के अंदर जिस सारी मोहर बना के दो तभी छोड़ेंगे इसको, वरना ऐसी धाराओं में धरेंगे कि साली जिंदगी भर तू सड़ता रहेगा, तेरा बेटा भी सड़ता रहेगा। इसके बाद मोहर बना के दे दी हम लोगों ने 1:30-2 बजे। उसके बाद भी फिर मामला ऐसा हुआ कि कह रहे 50,000 रुपये दे देना, चलो छोड़ देंगे। 50,000 रुपये भी दे दिए थे। रात हो गई, हम इंतजार करते रहे, 12 बज गए। हम बच जाए हम लोग। उसके बाद क्या हुआ, एसपी साहब ने क्या कहा कि सांप्रदायिक बना लिया इस मुद्दे को। उन्होंने कहा नहीं, इसको भी अंदर डालना है, इस पे भी बेई धारा लगाओ जो मैन मुजरिम ने किया है। जबकि हमारे भाई का उस गिरोह से कोई संबंध ही नहीं है। अगर गिरोह से संबंध होता तो हमारा भाई भी खुद फरार होता, पापा भी फरार होते। FIR 5 अगस्त 2025 की है। घटना क्या हुई? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 16 सितंबर को 11 बजे भैया को थाने में बिठा लिया गया और तब से टॉर्चर किया गया, दिमागी प्रेशर दिया गया, प्रताड़ित किया गया, शारीरिक दुर्व्यवहार किए गए।
फिर उसके बाद पापा ने 19 सितंबर को हाई कोर्ट में जाके कुछ लिखवाया होगा, तब जाके फिर इन लोगों ने रात में आनंद फानन में घर पे आके दुकान की चाबी निकलवाई 11 बजे। उसके बाद दुकान पे गए सारे लोग और ये अपनी पर्सनल गाड़ी यूपी 32 NA 0860 सारा काम उसका प्रयोग किया, सरकारी गाड़ी का कोई प्रयोग नहीं किया। इन्होंने वर्दी का भी प्रयोग नहीं किया उसमें, जब जो कार्रवाई जो लोग कर रहे थे। तो दुकान पे गए जो सारे लोग दुकान पे गए, वहाँ पर इन्होंने जबरदस्ती बंदूक की नोक पे मारते हुए सारी मोहर बनवाई। उसके बाद फिर घर पे आके नोटिस दे दिया कि हमने आपके बेटे को 19 तारीख को 12 बजे रात में अरेस्ट कर लिया है। तुम 4 दिन से बिठा ले उसका क्या? जबकि उसको 4 दिन से थाने में बिठा ले। उसके फोटोग्राफ आप कोतवाली में देख सकते हैं, उसके फोटोग्राफ, अगर हम झूठ बोल रहे हैं। बाकी आप लोग पुलिस की बर्बरता से पहले ही वाकिफ हैं कि कैसा पुलिस प्रशासन काम करता है, लेकिन कम से कम जो बेकसूर है और जो कम से कम निर्दोष है। सुसाइड किया, कहाँ किया? पापा ने सुसाइड नहीं किया, उनको उकसाया गया सुसाइड करने के लिए, उसको हत्या करवाई गई उनकी। उन्हें हत्या के लिए मजबूर किया गया। हाँ, उनकी हत्या की गई। टॉर्चर किया गया दिमाग में। हत्या दो प्रकार की होती है। हम आपको बंदूक से मार दें, एक को मेंटली मारते रहे। पिताजी को शारीरिक को मेंटली मारा अब गया। क्या मांगे आप लोग? न्याय में भैया को बस रिहा करो, इसका कोई दोष नहीं है, जबरदस्ती और बस कुछ बड़े लोग हैं जो इस दोष में जो भी पुलिस वाले शामिल है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसका प्रबंध किया जाए। जो भी ये धरना कब तक करेंगे? वो बोल रहे क्या? थे कि तुम्हारे ये धरना बाप कब को तक भी नहीं करेंगे? छोड़ेंगे हम। हमारे भैया को रिहा किया जाए ताकि वो पिताजी को मुखाग्नि दे पाए। ये तो सबका अधिकार है कि नहीं, आप ही बताइए। क्या कह रहे हैं अधिकारी? वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, डीएम से बोल रहे हैं, और जो भी मजिस्ट्रेट जो भी न्यायालय में बैठते हैं वो प्रशासन का उन्हें पता नहीं है, वो है ही नहीं है वहाँ पर। ऐसी लापरवाही, घोर लापरवाही की वजह से हमारे पिताजी यहाँ से चले गए। अब इस प्रशासन की लापरवाही की वजह से हमारे भाई अगर मुखाग्नि नहीं दे पाएंगे तो फिर हमारा तो यार नहीं दिखा। भाई से उन्हें गोली मार दो। आप ही बताइए, मुखाग्नि देने का अधिकार है कि नहीं, आप ही बताइए। क्या लग रहा था जो पुलिस कर्मी थे क्या रुपए के लिए प्रताड़ित कर रहे थे? हाँ, पहले 1 लाख रुपए मांगे, जैसे हाथ पाँव जोड़ के भैया हमारे पास नहीं है, गरीब आदमी, छोटी दुकानदार, 50,000 रुपये ले लिए। किसने लिए थे? मंगलवार वाले जिसने भी लिए हो वहाँ पर, हम तो नहीं थे, हम तो एक्चुअली बाहर मतलब हम थे कमलेश कुमार परिवारी ने लिए थे, फिर रात में हमारे हाथ से लिए थे। आप हमारे घर के पास CCTV फोटो लगे हैं, आप देख सकते हैं। हैरियर गाड़ी में वो लोग सारे डाकुओं की तरह, डकैत की तरह आते हैं और घर से चाबी ले जाते हैं। उसने लिए थे। पुलिस का अगर आप कानूनी कार्रवाई करते हैं तो आप सरकारी गाड़ी का यूज करेंगे, वर्दी पहन के आएंगे। आप ऐसे कैसे किसी के घर पे डकैती डालने चले जाएंगे, बताइए। दस्तखत करा लिया कि तुम्हारे लड़के को गिरफ्तार कर रहे हैं और 3 दिन पहले वो करा है, मतलब मुझे नहीं देखा।